स्टूडेंट देखिए, इस चैनल पर हिंदी का तैयारी करा दिया गया है। यानी कि अगर आप 24 मार्च को एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसका तैयारी हमारे चैनल यानी कि योरसेल्फ या स्टडी क्लासेज में तैयारी करा दिया गया है। अब आपका अगला पेपर संस्कृत का पढ़ने वाला है, तो हम आज से संस्कृत का तैयारी शुरू किए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 देखने वाले हैं और इन तीनों से ही हम 18 अंक पक्का करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि अब आपका जो संस्कृत का पेपर होगा उसमें जो प्रश्न 1 होगा, जो प्रश्न 2 होगा, जो प्रश्न 3 होगा, इस वीडियो में सभी क्लियर हो जाने वाला है। और एक राहुल गुप्ता नाम के बच्चा कमेंट कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कमेंट किया कि सर आप संस्कृत की क्लास कराओ, तो आपके ही कहने से हमने संस्कृत क्लास स्टार्ट कर दिया। देखिए, आप हमें सब्सक्राइब किए हो, आप हमारे साथ जुड़े हो, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपका सभी प्रॉब्लम को क्लियर करना। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रश्न होगा ना वो कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित गद्यांशों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको दो पद्यांश मिलेंगे, दो गद्यांश में से एक गद्यांश को आपको ना संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। यदि आप कर लेते हो तो यहाँ पर आपको 7 अंक मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मात्र मैं आपका 3 गद्यांश कराने वाला हूँ। यदि आप तीनों गद्यांश कर देते हो तो इससे आप 7 अंक आसानी पूर्वक पक्का कर सकते हो। ये देखिए हमारा पहला गद्यांश यही है। देखिए पहला गद्यांश है जो उसमें है कवि कालिदास। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक आपको याद करके नहीं जाना है एग्जाम में, आपको पहला वर्ड याद करके जाना है। जैसे कि इसका पहला वर्ड क्या है, कवि कालिदास है, तो इसे आपको याद करके जाना है। ठीक है, और जैसे ही आपको गद्यांश के सबसे पहले ये अक्षर मिले तो आप यहाँ पर उसका संदर्भ और अनुवाद लिखना स्टार्ट कर देना। अब देखिए संदर्भ किस प्रकार आप लिखेंगे, तो संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के संकलित कवि कालिदास गद्य भारती से लिया गया है। यदि आप इतना लिख देते हो तो यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब इसका आप अनुवाद देखिए किस तरह प्रकार कीजिएगा, तो ये रहा आपका अनुवाद। ठीक है, अब देखिए अनुवाद कैसे कीजिए, अनुवाद तो आपको याद करके जाना होगा। ठीक है, मैंने संदर्भ का ट्रिक में बता दूंगा। अभी आप ये वीडियो के अंत तक देखें तो आप संदर्भ लिखना सीख जाएंगे, ये फुल गारंटी है मेरा। ठीक है, और अनुवाद तो याद करके जाना पड़ेगा। देखिए अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, अभी आपको समय खोना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई में मन लगा दीजिए क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय शेष है। ठीक है, अब अनुवाद देखिए किस प्रकार कीजिएगा। कवि कालिदास के जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद है। इस कवि को सभी अपने अपने देशों में सिद्ध करने में लगे हैं। कुछ लोग इनका जन्म स्थान कश्मीर तथा कुछ लोग इनका जन्म स्थान बंगला तथा कुछ उज्जैन मानते हैं। सभी लोग इन कवि इस प्रकार प्रेम पृष्ठ कर सकते हैं। ठीक है, अनुवाद आप लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो है ना वो गद्यांश ये है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ से और यहाँ तक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आपको ये याद करके नहीं जाना है, बस एक वर्ड शुरू कर, नैतिक मूल्य। अगर आपको नैतिक मूल्य दिख जाए तो आपको व्याख्या ये करना है। देखिए अनुवाद संदर्भ, अब देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित नैतिकता मूल्य पाठ से लिया गया है। अब देखिए संदर्भ आपको लिखने का एक ट्रिक बताता हूँ मैं। यदि आपको चैप्टर का नाम याद है तो आप यहाँ पर बस लिख दो, यहाँ पर लिख दो, और ये सब जो है ना बस यहीं रहने दो। तो आप कोई भी हिंदी में या संस्कृत में लिखो। अगर आप संस्कृत में लिख रहे हो तो यहाँ पर संस्कृत लगाओ, हिंदी में लिख रहे हो तो आप हिंदी लगाओ। तो यदि आप ऐसे करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं भी आप अगर संदर्भ लिखते हो तो आपके यहाँ पर 2 अंक पक्का हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अनुवाद में बता देता हूँ इसका। देखिए मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यदि आप ये सभी क्लियर कर दोगे तो आपका संस्कृत में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और हिंदी में मैंने 100 में 100 अंक पक्का करा दिया है। 30 अंक आपके स्कूल से और 70 अंक आपके प्रश्न पत्र से। तो मैंने सभी क्वेश्चन क्लियर करा दिया, आप उसे वीडियो जरूर देखें। यदि आपको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में बना होगा 24 मार्च को यही आएगा, इस नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस पर क्लिक करके सभी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अनुवाद।
नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। मानव कल्याण के लिए नैतिक आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा निर्णय का कल्याण करता है। नैतिक से मनुष्य आम से भिन्न हो जाता है। इसके आचरण से सामाजिक का जीवन निष्कट हो जाता है। ठीक है, तो हमने 2 गद्यांश देख लिया, अब 3 गद्यांश देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 गद्यांश ये रहा। देखिए आपको गद्यांश याद करके नहीं जाना है, ठीक है, आपको सिर्फ व्याख्या याद करके जाना है और चैप्टर का नाम याद करके जाना है। ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर गद्यांश क्या है। कदाचित एवं दिशते सत्यस्ते प्रचलित रूढ़ि सर्वसकुते हितकरी। और यहाँ पर भी बहुत सारे हैं जो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको पहला वर्ड देख के जाना है, जैसे कि इसमें पहला वर्ड क्या है, कदाचित। तो इससे आपको देख के जाना है, जैसे ही आपको गद्यांश से मिले तो आपको ये छापना, लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब तो संदर्भ लिख लोगे, अब व्याख्या आप देखते हैं। व्याख्या है कि कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि सबके लिए हितकारी नहीं है। वास्तव में जो नैतिक मूल्य है उसमें बदलाव नहीं होती है। जिस तरह धर्म नहीं बदल सकता उसी प्रकार नैतिक भी स्थित है। देखिए आपका राइटिंग मेरा खराब लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी लिख रहा हूँ, बहुत ही जल्दी तैयारी कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आपका प्रश्न नंबर जो मैंने प्रश्न 1 जो होगा आपको वो मैंने क्लियर करा दिया, 3 गद्यांश करा दिया और यहाँ पर मैंने 7 अंक पूरा पक्का करा दिया है। अब देखिए आपको जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए कि प्रश्न नंबर 2 में पूछेगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का आप सारांश लिखिए। सॉरी मैं थोड़ा भूल गया था, आपको लिखना है कि निम्नलिखित में किसी एक का सारांश लिखिए। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 क ख ग, तीनों में से किसी एक आपको सारांश लिखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 3 व्यक्ति का सारांश लिखने वाला हूँ। यदि आप देख लेते हो ना तीनों को, मैं गारंटी देता हूँ कि ये 4 अंक पक्का हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न 4 अंक आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो है ना हमारा विश्व कवि रविंद्र है, तो आप यहाँ पर पहला हेडिंग बनेगा नामकरण। आपको ऑप्शन में ये दिख जाए तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। विश्व कवि रविंद्रनाथ का बांग्ला साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी में तुलसीदास का तथा संस्कृत में कवि कालिदास का है। रविंद्र जी को संस्कृत और हिंदी के साहित्य में भी सफलता मिली है। फिर आपको यहाँ पर जन्म हेडिंग बनाना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पर कि रविंद्र का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ, इनके पास अल्प संपत्ति थी जिसके कारण इनका बचपन नौकर चाकर को देखने में बीत गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आगे शिक्षा। इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए कलकत्ता के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन स्वाभिमान ना होने के कारण इनका मन नहीं लगता। तब इनके पिता ने इनको हिमालय घूमने ले गए। ठीक है, जहाँ उनका मन स्थित हुआ और वह पुनः वापस आकर अपना पढ़ाई पूर्ण किए। ठीक है, अब आगे आपको रचनाएं लिख देना है कुछ थोड़ा बहुत। इन्होंने काफ़ी संगीत लिखी तथा कुछ नाटक भी लिखे, जैसे चरखे वाली राजश्री इत्यादि हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैं दूसरा बता देता हूँ, मदनमोहन मालवीय। इनका तो बहुत ही रुचि है, मैं इनका कविता कहानी बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। ठीक है, नामकरण आपको लिखना है कि श्वेत वस्त्र, गला में दुपट्टा, सिर पर सफ़ेद पगड़ी तथा मस्तक पर चंदन का तिलक। मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय संस्कृति में काफ़ी योगदान दिया है। ठीक है, फिर आप जन्म यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप जन्म लिखिएगा कि मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रजनाथ तथा इनके पूर्वज मालव देश से आकर प्रयाग में बसे थे, जिसके कारण इनका नाम मालवीय पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शिक्षा। अब आपको इन्हीं में शिक्षा हेडिंग बनाना है। मालवीय जी प्रयाग के संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई किया, जिसके कारण इनके मन में भारतीय के प्रति जागरूक हुआ। इन्होंने प्रयाग के न्यायालय में वकालत भी किया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है रचनाएं। अब रचनाएं लिखना है, इसमें देखिए क्या लिखना है। मालवीय जी ने कई विद्यालयों की रचना करवाई, गंगा के तट पर विश्वविद्यालय बनवाया,
जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का भी ज्ञान दिया जाता है। आज भी दिया जाता है यहाँ पर ज्ञान, ठीक है। अब देखिए, हमने तो प्रश्न 2 के अंतर्गत हमने 3 व्यक्तियों का आपका सारांश देख लिया। यदि आप तीनों को कंप्लीट करके एग्जाम में जाओगे तो फुल गारंटी दे सकता हूँ कि 4 अंक आपके पक्के हो गए। और ये 7 अंक मैंने पक्का करा दिया है, तो 4 7 आपके टोटल 11 अंक पक्का करा दिया। चलिए और हम 7 अंक पक्का करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको 3 नहीं 2 ही आपको मैंने बताया है क्या, आपके सारांश। तो इन्हीं आप 2 ही को कंप्लीट करो। अगर आप 2 ही को कंप्लीट कर दे तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। मैं भ्रम में था 3 नंबर प्रश्न के थ्रू। तो देखिए अब 3 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या होने वाला है। देखिए 3 नंबर जो आपका संस्कृत का पेपर में प्रश्न होगा 3 नंबर, उसमें देखिए क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको 2 पद्यांश मिलेंगे और दोनों में से आपको एक पद्यांश को करना होगा। अगर आप एक कर देते हो यहाँ पर आपका 7 अंक पक्का हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको टोटल यहाँ पे 6 पद्यांश बताऊंगा। यदि आप 6 पद्यांश कर लेते हो कंप्लीट तो यहाँ पर आपका 7 अंक पक्का हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर प्रश्न 7 अंक का आता है। तो ये 7 अंक पक्का करा दूंगा और 11 अंक पक्का करा दिया हूँ, टोटल यहाँ पर 18 अंक पक्का, ठीक है। अब देखिए पहला जो है हमारा पद्यांश वो है कि पृथ्वी तीर्णी रतिन जलमन सुभाषितम मूढ़े पाषण खंडेशु रतन संध्या विदेते। देखिए ये 2012 में, 2017, 2019, 2020 में पूछा जा चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहला वर्ड देख के जाना है। इसमें क्या है, पृथ्वी है वर्ड सबसे पहले, इसी को आपको एग्जाम में देख के जाना है। और जैसे ये दिखे तो आपको ये संदर्भ और ये व्याख्या लिख देना है, आपको 7 अंक मिल जाएगा। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित सुक्ति सुधा पाठ से लिया गया है। सुक्ति सुधा ये पाठ से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर व्याख्या कैसे करना आपको। पृथ्वी पर जल, अन्न और सत्य वचन के श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर को रतन नाम दे दिया है। जल, अन्न और सत्य वचन ही पूरी संसार का कल्याण हेतु है। अब देखिए अब दूसरा जो है वो पद्यांश ये है, स्वर परवंश दुख स्वर से सुकम तथा समाज से लक्षण सुख दुखी हो। देखिए अब यहाँ पर आपको कैसे पहचानना है ये किस चैप्टर से है। यहाँ पर आपको दुख दिख रहा है, यहाँ पर आपको लास्ट में सुख दुख दिख रहा है। तो ये दोनों का आप शब्द याद करके जाना, और जैसे ही आए तो ये संदर्भ और ये व्याख्या लिख रहे स्टार्ट कर देना आप, ठीक है। संदर्भ आप लिखिएगा, ये प्रस्तुत का ध्यान हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक में संकलित विद्यार्थीचार्य नामक पाठ से लिया गया है। विद्यार्थीचार्य याद रखिएगा। मनु का कथन है, जो दूसरे का अधीन है वह सब सुख है, जो अपने अधीन है वह सब सुख है। हमें दुख और सुख का लक्षण समझना चाहिए, ठीक है। देखिए आप भी लक्षण समझिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लिए हो, वीडियो को लाइक कर दिए हो, ये मैं आशा करता हूँ। अगर आप नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय की तैयारी भरोसे, बिलीव, विश्वास अर्थात आपका विश्वास तोड़े बिना किया जा रहा है। तो देखिए आपका तीसरा पद्यांश ये है, भाष पश्चिम विधेन तथा ब्रूहि पिनवज शीर पश्यामी भाष्य से न गात्रमिति सदवेति साद्र बर्वित। देखिए अब यहाँ आपको तो मेरे को उतना ढंग से पढ़ने में नहीं आता क्योंकि संस्कृत है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको क्या कर ये याद करके जाओगे, नहीं जाना है याद करके। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको याद करके जाना ही नहीं है, बस आपको शुरू वाला वर्ड भास और इसमें एक भाष्य, ये आप याद करके जाओ दोनों शब्द। यदि आप ये दोनों याद कर लोगे, अगर आपको जैसे ही पद्यांश में ये दोनों मिले तो आप ये लिखने चालू कर दो। संदर्भ में ये जो चैप्टर वाला लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है, तो आप अपने से संदर्भ बना के लिख दें, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कैसे लिखोगे। आप देखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक में संकलित लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है, बस इतना ही लिख देना है। इसका व्याख्या देखिए किस प्रकार कीजिएगा। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि क्या तुम्हें गिद्ध दिख रहा है? तभी अर्जुन कहता है कि गिद्ध का सिर दिख रहा है, शरीर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 नंबर कंप्लीट कर लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लियो, मैं आशा करता हूँ। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि काव्य क्षेत्र विनेदन कालो गच्छति धिमताम व्यसने च मूर्खरणा निर्दया कलहेन वाह, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप ट्रिक कैसे करेंगे याद। तो ये जो बड़ा वाला वर्ड दिख रहा है ना, आज शुरू में जो क है इसको याद करके जाओ आप। मैं गारंटी देता हूँ कि यदि ऐसे मेरे बताओ हुए राहों पका चलोगे आपको
तो आप बढ़िया से अंक प्राप्त कर सकते हो। तो अब देखिए जब ये दिख जाए ना तो आप मानना कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, सुक्ति सुधा से लिया गया है। ठीक है, अब अपने से संदर्भ आप लिख लेना और ये रहा इसका व्याख्या। तो आप व्याख्या के स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अब ये देखिए आपका 5वां प्रश्न है, 5वां पद्यांश। तो मैंने 6 पद्यांश कहा था बताने के लिए, तो मैं 6 को बताऊंगा, ये 5 पहले देख लीजिए। अब देखिए इसका मैंने संदर्भ नहीं, इसका चैप्टर का नाम नहीं लिखा। आप कैसे संदर्भ लिखेंगे, पहले मैं बता दूँ कि आप कैसे पहचानोगे ये संदर्भ। लास्ट में बलम दिख जाए और शुरू में अभिवादनशील से दिख जाए, ये दोनों दिख जाए तो समझ आना कि ये आपके विद्यार्थी चर्चा चैप्टर से लिखा गया है, चर्चा। ठीक है, और यहाँ पर व्याख्या आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और 6 नंबर जो पद्यांश है वो ये रहा आपका, लास्ट पद्यांश यही है। तो यहाँ पर अब देखिए आप कैसे पहचानोगे ये प्रश्न गीतामृतम से लिया गया है, कैसे पहचानोगे। ये चैप्टर का नाम है, इसी से इसको लिया गया है। तो कैसे पहचानोगे आप, मैं बताता हूँ। अगर आपको लास्ट में प्रिय दिख जाए पद्यांश के तो आप समझ जाना कि गीतामृत से ही लिया गया है। चलिए इसका व्याख्या आप देख लीजिए, व्याख्या ये रहा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही तैयार करके आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, देखिए मैंने आपका 7 अंक गद्यांश का पक्का करा दिया, 4 अंक सारांश का पक्का करा दिया और साथ में ही 7 अंक पद्यांश का पक्का करा दिया। टोटल हमने आपके 18 अंक पक्के करा दिए। अब अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये आज ही देखने वाले हैं, ये वीडियो आज शाम को ही आ जाने वाली है। तो देखिए हमारे चैनल में बहुत ही तेज़ी से पढ़ाई, और साथ में आप अगर 11वीं क्लास में जाना चाहते हैं, 12वीं क्लास में जा रहे हो तो उसका भी तैयारी कराया जाएगा यहाँ पे, और सिलेबस भी सफाई कराया जाएगा। तो आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर 998 के करीब आ गया है। ठीक है, तो अभी 1000 तो मेरा आज हो जाएगा सब्सक्राइबर, लेकिन अभी तक हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो, आप जल्दी स्किप करके स्क्रीनशॉट लेके भाग जाते हो। तो आपको 50% मेरे लिखे हुए शब्दों पर विचार करना है और 50% हमारी बोले हुए शब्दों पर विचार करना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी सभी बातों आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम और इन सभी प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।